हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की अगली शक्ति के बारे में, जिसे हम न्यायिक शक्ति कहेंगे। यानी इसी वीडियो में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की फाइनेंशियल यानी पावर और राष्ट्रपति के हम कूटनीति या सैन्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहली जो क्लासें हैं वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के संबंध में और राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति के संबंध में है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के बारे में और राष्ट्रपति की कूटनीति या सैन्य शक्ति के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पर और हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में। यानी राष्ट्रपति की एक और शक्ति हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हमने जो भी पढ़ी हैं उसमें हम अगली शक्ति जो पावर पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। यानी कौन सी पावर पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। यदि हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के संदर्भ में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में हमें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखना होगा, उसके बाद में हाई कोर्ट के बारे में देखना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, यानी ये जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी यह क्या है? पहले हम न्यायिक शक्ति के बारे में किसको देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को। यानी ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति नियुक्ति के साथ साथ इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी संविधान में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तथा उनको शपथ दिलाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इनको ये जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। यानी कहने का मतलब यह, या तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नामित कर देगा वो व्यक्ति इनको शपथ दिला देगा। ये यानी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में है। यदि यहीं पे हम प्रैक्टिकल बात करें, ये जो हमने बताई है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, लेकिन हम प्रैक्टिकल बताएं। प्रैक्टिकल में ये है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं हम बात करें उच्च न्यायालय के बारे में। यानी उच्च न्यायालय, यही हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता। यहाँ दोनों में अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा। यहाँ संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल
वहाँ के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये शपथ का प्रावधान यहाँ अलग है। यहीं पर हम बात करें, भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और यदि हम 25वें हाई कोर्ट की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट है? आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट बना है 25वां। ये जो 25 के 25 हाई कोर्ट है, इनके जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनके जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और हाई कोर्ट पे जानने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि राष्ट्रपति इन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इतना याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में ट्रांसफर करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ट्रांसफर करने की जो बात है, ये संविधान के यानी 222 में कही गई है। यानी 222 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्तियां हैं, इसके बारे में आपने समझा होगा। यदि यही हम आगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में बात करें तो वो आर्टिकल 72 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जो अगली न्यायिक शक्ति है, वो है क्षमादान पावर। यानी राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में? आगे हम बात करने वाले हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 72। ये जो अनुच्छेद 72 है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमा दान याचिका है। यानी क्षमादान याचिका किस आर्टिकल के अनुसार डाली जाती है? तो क्षमादान याचिका आर्टिकल 72 के अनुसार। यानी इस 72 में है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, हम 72 को समझने से पहले हम पहले उसका बेस जाने के है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जिसे जिला न्यायालय कहा जाता है। जिला न्यायालय, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। उसके बाद में हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय। यानी 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। मान लो किसी भी व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय ने उसको सुना दी है फांसी की सजा। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है, तो इस सजा के खिलाफ वो कहाँ अपील करेगा? हाई कोर्ट में। जिला न्यायालय के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, और हाई कोर्ट भी यदि उसकी अपील को ठुकराता है तो फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट की अपील ठुकराई गई है, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी यदि उसकी अपील को ठुकराता है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका डाल सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका डाल सकता है। जब राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका डालेगा तो राष्ट्रपति उस पर क्या कहेगा, ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेकीय शक्ति नहीं है। यानी पहले तो आप ये समझ लेना कि क्षमादान याचिका के संदर्भ में आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय शक्ति नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेगा। मंत्री
परिषद से सलाह लेगा और जो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देगी, राष्ट्रपति उसी आधार पर कार्यवाही करेगा। यानी आर्टिकल 72 के अनुसार किसी ने क्षमादान याचिका डाली है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अनुसार मंत्री परिषद से परामर्श लेगा और मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी उसी के आधार पर वो राष्ट्रपति कार्यवाही करेगा। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, राष्ट्रपति यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील को हमने उच्च न्यायालय में डाला, उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया, फिर हम गए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी मना कर दिया, हम सुप्रीम राष्ट्रपति के पास जाएंगे आर्टिकल 72, यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। लेकिन लास्ट ऑप्शन ये नहीं है, अगर यहाँ से भी निर्णय में देरी होती है तो इसको भी हम इसको भी हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अब आप कहोगे ये क्या मतलब बचकाने जैसे सवाल चल रहे हैं, क्या यहाँ से कोई सजावुली यहाँ जाएंगे हाई कोर्ट से सजावुली, यानी हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, राष्ट्रपति के पास जाएंगे पर राष्ट्रपति ने मना कर दिया, फिर न्यायालय में आएंगे, ये चल क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल हम यहाँ क्लियर कर दें, यह तब होता है जब राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका डाली जाती है तो यहाँ कोई समय फिक्स नहीं है, यहाँ कोई समय फिक्स नहीं है कि कितने समय में राष्ट्रपति जवाब देगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ समय फिक्स न होने की वजह से राष्ट्रपति कभी कभी उस क्षमादान याचिका पर विचार करने में काफ़ी लंबा समय लगा देता है, इसलिए उस लंबे समय को आधार मानकर उस न्यायालय में चुनौती उसको दे दी जाती है। क्योंकि सबसे अच्छा सबसे बढ़िया अगर कोई केस है तो वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या यानी जो हत्या की थी उन हत्यारों को बरी किया गया था, उसी का आधार ही तो यही माना था। क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी न कि दो, और यही आर्टिकल 20 को आधार मानकर यहीं पर आर्टिकल 72 को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पुराने वीडियो आप देखिए, राष्ट्रपति यानी मौलिक अधिकारों को देखिए, आर्टिकल 21 को देखिए, वहाँ हमने सारी बातें बता रखी है। सॉरी, आर्टिकल 20 को देखिए, हमने वहाँ सारी बातें बता रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति जो भी कहेगा, जो भी निर्णय देगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही देगा। राष्ट्रपति कितने समय में जवाब देगा, ये कोई समय फिक्स नहीं है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति ये 4 काम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सजा मिली है तो उस सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, पहली पावर। दूसरी पावर यह है कि उसकी स्थगित कर सकता है। स्थगित का मतलब यह है कि जैसे मान लो फांसी की सजा मिली है किसी व्यक्ति को और फांसी की सजा की कोई डेट फिक्स कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति उस फांसी की डेट को स्थगित कर सकता है, पीछे कर सकता है, आगे कर सकता है। आगे तो नहीं करेगा क्योंकि क्षमा की बात है, यहाँ क्षमा याचिका डाली जा रही है तो कम तो नहीं, आगे कर सकता है, स्थगित कर सकता है उसको। या इस संबंध में हम समझे जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ में बच्चा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको फांसी की सजा यानी फांसी की सजा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में कहीं दूसरी हत्या न हो जाए, इस वजह से उस फांसी की सजा को टाला जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 72 के अनुसार स्थगित किया जा सकता है। यहीं पर हम बात करें, यहाँ ये भी लिखा है राष्ट्रपति चाहेगा तो सजा कम कर सकता है। कम का मतलब यह है, यदि किसी व्यक्ति को 40 वर्ष की सजा सुनाई है किसी कोर्ट के द्वारा, तो राष्ट्रपति उसको चाहेगा तो 20 कर सकता है, चाहेगा 15 कर सकता है, 10 कर सकता है, 5 कर सकता है, यानी सजा को कम कर सकता है। और यहीं पर लिखा हुआ है कि वो प्रकृति बदल सकता है।
प्रकृति का मतलब उसका नेचर चेंज कर सकता है। नेचर का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी है किसी न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के पास उसने क्षमादान याचिका आर्टिकल 72 में डाली है, राष्ट्रपति चाहेगा तो उसका नेचर बदल देगा। यानी फांसी की सजा को राष्ट्रपति उम्र कैद में बदल सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, यानी नेचर बदल देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति इन चार यानी जिस व्यक्ति को जो भी सजा बोली है, राष्ट्रपति के पास ये 4 पावर होती है। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की जो क्षमादान याचिका है वो आपकी समझ में आई होगी। यानी क्षमादान याचिका आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास डाली जाती है और डालने का आधार आप समझ गए होंगे। क्षमादान याचिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेकीय शक्ति नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, पर मंत्रिपरिषद जो भी परामर्श देती है राष्ट्रपति उसी आधार पर कार्रवाई करता है। राष्ट्रपति कितने समय में देगा निर्णय, इसका कोई समय फिक्स नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या आर्टिकल 72 के अनुसार जो क्षमादान याचिका डाली जाती है क्या उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? दी जा सकती है। जब अधिक समय लेता है तो उस समय को आधार मान करके भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें न्यायिक शक्तियों के बारे में तो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। यही हम आगे बात करें राष्ट्रपति की क्षमादान यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में, तो राष्ट्रपति की जो अगली न्यायिक शक्ति है वो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी अगर हम अगले आर्टिकल की बात करें जिसमें हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में एक और पॉइंट देखने वाले हैं, आर्टिकल 143। ये जो आर्टिकल 143 है ये राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये लिखा हुआ है 143 में। 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है। लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो भी परामर्श देगा क्या राष्ट्रपति उसको मानेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह दी है राष्ट्रपति उस सलाह को माने, ये राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी सलाह कुछ भी दीजिए आप, लेकिन सलाह हमने आपसे लिए, हम माने न माने ये हमारी शक्ति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। यही हम बात करें क्या राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है इसके लिए भी, यानी राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, परामर्श लेने के संबंध में राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है, क्योंकि कई निर्णय ऐसे हैं कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन हम एक निर्णय की बात करेंगे जिसमें हम बात करने वाले 1958 में जो वेरुवारी वाद है। यानी ये जो वेरुवारी वाद है ये 1958 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है नेहरू नून समझौता। यानी नेहरू नून जो समझौता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम और फिरोज खान नून ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। यानी कहने का मतलब ये है कि 1958 में एक केस था उस समय, यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता था जिसका नाम था वेरुवारी गांव। यानी वेरुवारी जो गांव वो जलपाईगुड़ी जिले में पड़ता था। ये वेरुवारी गांव है, ये पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और ये पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश वाली सीमा पर पड़ता था जलपाईगुड़ी में। इसको देने की बात आई थी पाकिस्तान को, लेकिन हम कोई भी हिस्सा किसी भी देश को दे सकते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। हमारे यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किसी यानी आर्टिकल हर एक को देखे तो एक में यही लिखा हुआ है भारत के राज्य, यानी राज्यों के बारे में बात कर रखी है, संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात कर रखी है और उसके साथ साथ हमने
अर्जित किए गए राज्यों के बारे में बात कर रखे। लेकिन जो अर्जित किए जाएंगे, जब बाहर से किसी राज्य का, किसी देश का कोई भूभाग भारत में मिलाया जाएगा, उसके संदर्भ में कई सारी बातें कही गई हैं। लेकिन हम अपने भारत का कोई क्षेत्र किसी को देंगे, ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब ये बात देने की आई थी नेहरू जी के द्वारा, तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। जब विरोध किया तो नेहरू जी मंत्रिपरिषद के हेड थे, इन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद के अनुसार मंत्रिपरिषद से कहलवाया राष्ट्रपति से। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहलवाया कि आप सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लीजिए, आर्टिकल 143 के अनुसार क्या हम अपना क्षेत्र किसी को दे सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहलवाया था 143 के अनुसार, और यहाँ जो भी निर्णय आया था बाद में 1960 में बेरूबारी गांव हमने पाकिस्तान को दिया, तो वो देखने लायक है। क्योंकि जब परामर्श की बात आती है तो पहली बार ये परामर्श यहाँ लिया जा रहा है। यही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ इतनी ही हैं। क्योंकि हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में यदि देखें तो यहाँ पर हमें ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति हैं उसमें हमने आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, और वहीं हम देखें आर्टिकल 214 में तो हाई कोर्ट है। यही हमने आगे जो बात की थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में, उसमें हमने आर्टिकल 72 के बारे में बात की। अब हमने आर्टिकल 143 के बारे में बात की है। आगे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उस वित्तीय शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। यानी राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां यानी राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक यानी धन विधेयक होता क्या है, पहले ये समझो। धन विधेयक कर से संबंधित ही होता है। जैसे कर लगाना है, कर हटाना है, या कर की दर में वृद्धि करनी है, या कर की दर में कमी करनी है, या उधार लेना है, या उधार देना है। इस प्रकार के ये जो संबंधित हैं वो धन विधेयक से संबंधित ही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही रखा जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही रखा जाएगा। यानी क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक लोकसभा में, बात क्या बोली, लोकसभा, धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही रखा जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर न्यायिक शक्ति में। अगर हम यही बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति की धन विधेयक शक्ति के संबंध में ये लिखा हुआ है कि धन विधेयक जब भी रखा जाएगा वो संसद के दो हाउस होते हैं। संसद के दो हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा। ये कहा गया है कि धन विधेयक पहले कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा के बाद जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा उसको पास करती है और राज्यसभा के बाद ये धन विधेयक जाता है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब ये धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उस धन विधेयक को स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति उस धन विधेयक को स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि धन विधेयक यानी धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही रखा जाएगा। पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है, फिर वो लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मना नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा हुआ है? 111 में। 111 में जब हम वीटो पावर देखते हैं राष्ट्रपति की, तो वहाँ ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक को छोड़कर। आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, कोष्टक में धन विधेयक को छोड़कर, यानी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति देंगे, स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते, और जब भी ये धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते स्वीकृति देने से। ये धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पावर है। यही हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये धन विधेयक मतलब है या नहीं है, ये कौन निश्चित करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बारे में यदि हम बात करें, हम धन विधेयक पढ़ने वाले हैं आगे, क्योंकि आर्टिकल 110 है, धन विधेयक है या नहीं है इसको लोकसभा स्पीकर बताता है। लोकसभा स्पीकर बताता है कि धन विधेयक है या नहीं है। 110 के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा, ये लिखा हुआ है 109 में। तो इतना याद रखना। वैसे हम आगे बात करने वाले हैं धन विधेयक की और सबकी। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की जो वित्तीय पावर है यानी फाइनेंशियल पावर है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में, यानी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दे रखा है। वित्त आयोग के बारे में दे रखा है। वित्त आयोग के बारे में हम बात करें, ये वित्त आयोग में आर्टिकल 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है? यानी 280 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यही हम बात करें कि वित्त आयोग का काम क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में। पहले बात ये क्लियर कर लो। हम यही बात करें कि वित्त आयोग का काम क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी पैसा टैक्स के माध्यम से जमा होता है, जब योजनाएं चलाई जाती हैं या केंद्र सरकार के द्वारा जब राज्यों को धन दिया जाता है, तो किस राज्य को कितना दिया जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा किया जाएगा उस बंटवारे के लिए सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति, ये वित्त आयोग करता है। सलाह कौन देता है किस राज्य को कितना दिया जाएगा? ये वित्त आयोग देता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है केंद्र व राज्य के बीच में वित्त बंटवारा, यानी बंटवारा जो भी किया जाएगा उसकी जो भी सिफारिश होगी वो वित्त आयोग किससे करता है सिफारिश? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति क्या करता है? इस सिफारिश को संसद में रखवाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ ये कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी वित्त का बंटवारा होता है उस वित्त बंटवारे की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति उसको कहाँ रखवाता है? संसद में रखवाता है।
ये आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है? 280 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की ये हो गई वित्तीय शक्ति। अगर हम राष्ट्रपति की यहीं पर बात करें सैन्य शक्ति के बारे में, यानी सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, या यहीं पर हम बात करें कूटनीति शक्ति, कूटनीति शक्ति, कूटनीति शक्ति हो या फिर सैन्य शक्ति हो, ये कूटनीति शक्ति या सैन्य शक्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम अनुच्छेद देखते हैं 53। ये जो आर्टिकल 53 है इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दे रखा है, और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। यानी जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये पूछ ले ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल कौन सा है? 53। यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। यही लिखा हुआ है यदि किसी देश से युद्ध की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति के बिना युद्ध नहीं हो सकता। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति कह देगा तभी युद्ध होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत की सेना 1 इंच भी कदम आगे नहीं रख सकती है जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। किसी देश के साथ युद्ध करना है, जब तक राष्ट्रपति नहीं कह देगा युद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जो विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, भारत के द्वारा जो अन्य देशों में एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं और उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 53 के अनुसार ही, यानी राजदूत, यहीं पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति, यानी सुप्रीम कमांडर। यहां लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में। और यहीं पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अन्य देशों में राजदूत उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राजदूत की यदि हम बात करें, राजदूत कहाँ नियुक्त होता है और उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त होता है? तो राजदूत की बात करें और उच्चायुक्त की, यानी उच्चायुक्त समझ लो आप, राजदूत समझ जाओगे। उच्चायुक्त जो होते हैं, जो उच्चायुक्त हैं, उनकी नियुक्ति उन देशों में होती है जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे होंगे। लगभग 53-54 ऐसे देश हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में आते हैं, कॉमनवेल्थ में आते हैं, राष्ट्रमंडल में आते हैं। यानी राष्ट्रमंडल देशों में राष्ट्रपति जहां भी राजदूत की नियुक्ति करेगा उसे उच्चायुक्त कहा जाएगा। और इन देशों के अलावा राष्ट्रपति जहां भी एम्बेसडर की नियुक्ति करता है वो राजदूत कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अन्य देशों के राजदूत हमारे भारत में नियुक्त होते हैं। जब अन्य देशों के राजदूत जब भारत में आके रहते हैं तो अन्य देश के राजदूत का परिचय पत्र राष्ट्रपति के पास जमा होता है।
कहाँ जमा होता है? राष्ट्रपति के पास जमा होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 में। और यही लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, भारत की सेना किसी देश के साथ यदि युद्ध करती है तो इजाजत कौन देगा? राष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति के बारे में भी आपने समझा होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे अगली क्लास में, जो आगे हम बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में। यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या होती है, हम बात करने वाले हैं 352 के बारे में। हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 356 और 360 के बारे में, जिसमें हम राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल और भारत में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।